मैं मनीष आपके बीच एक नए सुबह और नए सोच के साथ आया हूँ। ठंड बहुत है और मज़ेदार स्थिति यह है कि इस विषम परिस्थितियों में भी हर कोई अपनी जीवन शैली को दिनचर्याओं के साथ आगे बढ़ रहा है और एक प्रयास कर रहा है कि एक भागीदारी हो, सुनिश्चित हो और एक ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम आगे बढ़ते रहें जो कि देश के निर्माण में भागीदार हो। आपको याद होगा कि कई परिस्थितियों में मैं यह प्रयास करता रहता हूं कि लोग जागरूक हों और जागरूकता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद हो सके। मैं कई केस के संबंध में लगातार बात करता रहा हूं, लेकिन आज मैं पुनः अपने केस पे आने जा रहा हूं। इसलिए आ रहा हूं कि कल लगभग शाम के 4 बजे के आसपास एक नगर थाना से एक दरोगा हमारे कार्यालय में आते हैं और यहीं पे बैठ करके हमारे उनसे बातचीत होती है और वो मुझे 2 आवेदन दिखाते हैं। कहते हैं कि आपके कुछ आवेदन की जांच के लिए मुझे मिला है और यह कहते हैं कि आप अपने आप को प्रधान संपादक कहते हैं, लेकिन आप सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री को मेल कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपने थाना प्रभारी को सूचना नहीं दिया। आपको सिस्टम पता ही नहीं है तो आप कैसे प्रधान संपादक हैं और कैसे आप काम करते हैं कि थाना प्रभारी को बिना सूचना दिए हुए आप क्या सोचते हैं कि इस देश में न्याय हो जाएगा। यानी कि यह सबसे बहुत बड़ी और बहुत ही संवैधानिक और या कहा जाए कि संविधान थाना अध्यक्षों के पॉकेट की एक कठपुतली है, यह साबित करने के लिए उनका कुछ सेंटेंस ही काफ़ी था। मुझे आवेदन जो मैंने दिया था उसकी कॉपी मुझे वो दिखाते हैं, जो ये मेरी कॉपी है जो मैंने राष्ट्रपति वगैरह सबके नाम से पत्र लिखा था। फिर वो बात में करते करते वो कहते हैं कि इसमें हुआ क्या था, इसका एक थाना प्रभारी के नाम पत्र लिख दीजिए और पत्र लिख करके उसमें पूरी थाना प्रभारी के नाम से आवेदन दीजिए ताकि उनके नाम से ही सूचना होगी, तभी उस पर जाँच होगी। वो आए मेरे उसी पत्र को लेकर के थे जो 5 जनवरी 2022 को मैंने राष्ट्रपति के नाम लिखा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और मुख्यमंत्री बिहार सरकार, प्रधान सचिव बिहार सरकार, मुख्य सचिव जो हैं और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीजीपी के नाम से ईमेल किया था और पत्र के साथ ईमेल किया था मैंने। उसी पत्र की फोटोकॉपी लेकर के वो आए थे। उसके साथ ही मुझे यह तो कह दिया कि क्या है नहीं है, साथ ही मुझे कहा कि कई केस आपका पेंडिंग है जिसकी जांच भी मुझे मिली है। वो एक पत्र मुझे दिखाते हैं 12 अक्टूबर 2021 की, जिसको मैंने बजाते वैशाली के पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र लिखा था और उसकी जांच तब हुई जब मैंने 5 जनवरी 2022 वाली पत्र में ईमेल में मैंने राष्ट्रपति को यह लिखा कि कई केस के आवेदन मेरे यहाँ पेंडिंग है जिसकी जांच अब तक नहीं हुई। आप समझ के देखिए कि अक्टूबर 2021 का, जो कि 12 अक्टूबर को मैंने पत्र लिखा था पुलिस अधीक्षक के नाम, उसकी जांच अब आती है इसलिए क्योंकि मैंने कुछ अपडेट उसमें लिख दिया था, मैंने कुछ जानकारी दे दी थी कि आप उसमें इसको कंक्लूड करें। मेरे काफ़ी केसेस वहाँ पेंडिंग हैं। तब जो आए थे दरोगा, उनकी बोलती थोड़ी सी बंद हो गई तब जब उन्होंने 12 अक्टूबर 2021 का पत्र मुझे दिखाया, जो पत्र मैंने आपको ये दिखाया, और तो वो चुप हो गए। कहें कि हो सकता है कुछ केस में जांच लेट हो, लेकिन इस केस का आपको आवेदन नगर थाना अध्यक्ष के नाम से ही देना होगा। मैंने कहा कि मैं क्यों दूँ, आप जांच में आए हैं, मेरे पत्र के आलोक में आए हैं, जो पत्र मुझे आप दिखा रहे हैं, तो आप इस पत्र के माध्यम से जो भी जानकारी और मुझसे जो भी सुपरविजन करना है आप करिए। मैं आपको जानकारी न दूँ तब तो। मेरे साथ कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, सबने वो दरोगा साहब, क्योंकि दरोगा हैं
खाकी वर्दी में उनको पावर यह मिला है कि वो कह देंगे वो ब्रह्मा का लकीर होता है। खैर, मैंने भी कहा कि पत्र देना उचित तो बनता नहीं है, जांच में आप आए हैं तो ठीक है, मैं जांच में लिख दूंगा कि मैं गया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि वो सीधे तौर पे यह कह रहे थे कि भाई थाना प्रभारी जो है वो भगवान है, उनके माई बाप हैं। जैसे लोग आजकल नरेंद्र मोदी के भक्त बनते हैं, लोग अपने माँ बाप को माँ बाप कहने से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को माँ बाप समझ लेते हैं। तो वैसे ही स्थिति मुझे यही लगी कि थाना प्रभारी को अपना पिता ही शायद घोषित कर दिया है, इसलिए वो मेरी बातों को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है और उनको थाना प्रभारी के नाम से पत्र चाहिए ही चाहिए। खैर, मैंने कहा कि ठीक है, आपको अगर इतनी ही बेचैनी है तो पत्र मैं लिख दूंगा। कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक पत्र तो लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं कल आपके पास आऊँगा और मैं वो पत्र आपको लिख करके दे दूँगा। मैं आज थाना प्रभारी जो आईओ बन के मेरे आए थे, मैं उनको फ़ोन किया अपने घर से निकलते समय, और तब मैं जा कर के 12:05 पे मैं फ़ोन करता हूँ, क्योंकि नगर थाना के आसपास ही मैं रहता हूँ तो नगर थाना में पहुँचता हूँ। 12:10 पे नगर थाना में पहुँच करके उनको फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं कि जाकर के थाना प्रभारी के माने जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनको दे दीजिए। थाना प्रभारी थे नहीं तो जो मुंशी वगैरह होते हैं उनको देने की बात हुई। मैं देने गया तो वहाँ पे जो मुंशी थे, जो भी बैठे हुए थे, मैं पहचाना नहीं क्योंकि सब लोग मास्क में थे तो पहचानना मुश्किल है। लोग पढ़े, उसके बाद वो बोलते हैं कि शर्मा जी सामने हैं। शर्मा जी मेरे सामने नहीं आया और शर्मा जी ने टाल दिया था। शर्मा जी फिर आते हैं, पत्र देखते हैं, पत्र का विषय देख करके वो कहते हैं कि मेरे नाम से क्यों। मैंने पत्र में विषय लिखा था कि आहान न्यूज के पत्रांक जो मैंने पहले भेजा था दिनांक 5/22 को के संबंध में नगर थाना से आए शैलेंद्र शर्मा जी के द्वारा कहा गया कि 4 जनवरी 2022 की पूरी घटना सहित एक आवेदन दीजिए। मैंने विषय यही रखा। विषय में गलती क्या थी मेरी, आप खुद बताइए कि जिस पत्र के आलोक में शैलेंद्र शर्मा मेरे कार्यालय आते हैं और वो यह कहते हैं कि आप उसके एवज में मुझे एक आवेदन दीजिए, यानी कि मैंने जो राष्ट्रपति के नाम से और उसमें डीएमएसपी को भी संलग्न किया, उस पत्र का, उस लेटर का कोई वैल्यू नहीं है जिसके आलोक में वो यहाँ है, या वो ये एक प्रोपगंडा करना चाह रहे हैं जो थाना प्रभारियों का और थाना का और खाकी वर्दियों का होता है कि मैं आज के डेट में, यानी कि कल वो 18 को आए थे, मैं 18 शाम में आया तो मैं ऑटोमेटिक है कि मैं 19 को ही जाऊंगा। यानी कि 4 तारीख की घटना का मैं एफआईआर करने के लिए हम 19 तारीख को उनको लेटर दे जिसमें कोई चर्चा न करे कि हमने पूर्व में क्या किया। यानी कि मैं सोया हुआ था, 15 दिन 20 दिन के बाद नींद खुली और मैं जा करके जबरदस्ती नगर थाना प्रभारी पे आरोप लगा रहा हूं। यानी कि आप यह समझिए कि जो मैं पत्र लिखा जिसके आवेदन के आलोक में शैलेंद्र शर्मा यहाँ आते हैं, मुझसे बात कहते हैं, अपना कुछ धौंस भी जमाते हैं जो खाकी वर्दी का होता है, और उसके बाद वो ये दर्शाते हैं जब मैं पत्र लेकर के जाता हूँ तो उन्होंने नहीं लिया, कहा कि मेरे नाम से नहीं, मैं क्यों कहूँगा आवेदन देने के लिए, तो वाय क्यों थे, मैं तो बुलाया भी नहीं था उनको। आए, मैंने अगर पत्र का डिफरेंस देकर के बताया कि मैंने इस तिथि में ये सारी बातें हुई और मैंने बजाते इस केस को समाधान की तरफ ले जाने के लिए मैंने इसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी दी कि आपको किस किस बिंदु पे सीसीटीवी कैमरा देखने की जरूरत है और उस पर आप नोट करिए। लेकिन लोगों को, पदाधिकारियों को लगता है कि जैसे वो जांच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे यह लगा कि शैलेंद्र शर्मा ने मुझे नगर थाना में कहा
कि मैं क्यों कहूँगा, किसी की हत्या हो जाएगी तो मैं तो एफआईआर करने के लिए कहूँगा ही नहीं। मैं क्यों कहूँगा एफआईआर करने के लिए? मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि एफआईआर आप करिए चाहे मत करिए। ये है शैलेंद्र शर्मा का स्टेटमेंट। मैं क्यों कहूँगा एफआईआर करने के लिए? कोई किसी की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, मैं क्यों कहूँगा एफआईआर करने के लिए? मैं इस काम के लिए थोड़ा बैठा हूँ कि एफआईआर आपको कराता चलो। आपका पत्र आया था, मैं गया, आपको मैंने समझाया कि क्या होना चाहिए नियम, वो नियम समझाने आए थे। और जब मैं नियमावली के तहत मैं उनको आवेदन दे रहा हूँ तो वो नियम उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि उनका नाम आवेदन में आ रहा है। वो जांच किस विषय का करते हैं मुझे समझ नहीं है। नहीं, खैर, मैं इस पत्र को पुनः आगे बढ़ाऊंगा। मैं जितना इसको चाह रहा था कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, सरकार एक्टिवेट हो जाए, पुलिस प्रशासन एक्टिवेट हो जाए, लोगों की रोज़ रोज़ हत्या, लूट और जो धमकी भरे लोगों को कॉल मिलते हैं, लोगों को एक्सीडेंट में मारने की बात होती है, लोग आप वैशाली जिला, उत्तर बिहार या बिहार में सब जगह देख लीजिए रोज़ हत्याएं होती हैं, कई मुखिया भी मारे गए। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से CSP वगैरह लूटे जा रहे हैं। आप यह बात समझ के देखिए कि यहाँ पे आवेदन लेकर के खाना पूर्ति की तैयारी चलती है, नौटंकी चलती है, क्योंकि ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भारत के राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा, मैं कल रिमाइंडर भी भेजा था, इसके बावजूद यह एक ढकोसले पंथी के आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और मेरे 12 अक्टूबर 2021 वाले घटना को लेकर के वो कहते हैं, जहाँ की राजेंद्र चौक पे एक पुलिस वाला गलत साइड से चलता है और कहता है कि अमेरिका में पैदा हुए हो क्या, और उल्टा दूसरे को यानी कि मुझे डांटता है, मुझे फटकारता है। इस संबंध में मैंने लेटर दिया और उनकी CCTV कैमरा वहाँ लगी हुई है, और उसके लिए शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि हम वहाँ पूछताछ किए थे, कुछ मिला नहीं। बहुत सारे हेडक्वार्टर के गाड़ी आते जाते रहते हैं, तो इसके संबंध में कुछ जानकारी नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आवेदन में कह रहा हूँ कि आप CCTV फुटेज देखिए ना, कि मैं जो समय बता रहा हूँ उस समय पे यह घटना हुई कि नहीं हुई। अनवरपुर चौक पे जो मेरे साथ घटना हुई, वहाँ भी सरकारी CCTV फुटेज लगा हुआ है। तो फुटेज देखने की बजाय वो हमसे आवेदन मांगने आते हैं, जबकि मैं पूर्व के आवेदन में भी कुछ बातें जो घटना हुई उसकी चर्चा मैंने कर दी थी, उसके बावजूद वो आवेदन मांगने आते हैं। मैं आवेदन भी दिया, यह न कहें कि भाई आवेदन नहीं दिया। यह कॉपी मैं कल शाम में लिखा हूँ, और ये आवेदन की कॉपी मैंने बजाते प्रिंटेड मैं ले करके गया, और वो रिसीव नहीं करते हैं। चलिए, मुझे तो भारत की संवैधानिक न्याय प्रणाली स्ट्रक्चरों पर अब भरोसा तो नहीं ही हो रहा है, पहले भी नहीं था। खाना पूर्ति के लिए भी जो प्रक्रिया होती है वो अधिकारी, पदाधिकारी और खाकी वर्दी के अनुसार आप लिखते हैं, तब आपका आवेदन स्वीकार है, नहीं तो नहीं। किसी की सामान चोरी हो जाती है तो लोग कह देते हैं, आवेदन बदलवा देते हैं कि आप लिख दीजिए कहीं खो गया। खो गया मतलब अब कहीं खोजने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह पॉलिसी चलती है, यह है पुलिसिंग व्यवस्था। लुटाते रहिए, मुझे भी मज़ा आ रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये खाकी वर्दी वाले मेरे लिए बहुत बड़े शत्रु बनते जा रहे हैं। मेरे साथ जब भी कोई घटना वगैरह होगी तो इसके लिए ये खाकी वर्दी वाले ही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी व्यवस्थाओं और इनकी दलाली जो नीति है उसके खिलाफ तो मैं हूँ और रहूँगा। मैं जो आवेदन लिखा हूँ उसी आवेदन को ही कंटिन्यू करना होगा, और जिनको अब आवेदन की जरूरत होगी वो पुनः मेरे ऑफिस आएंगे और अब लेके जाएंगे। मैं तो जाने जरा, अगर ये व्यवस्था यही चाहती है कि मैं गुंडा बन जाऊं तो मैं तो तैयार हूँ, बैठा हूँ, लेकिन
भारत का इतिहास जैसे कहा जाता है कि 3000 साल 4000 सालों में भारत ने कभी अपने इतिहास में किसी के ऊपर हमला पहले नहीं किया, तो वैसे मैं भी इंतजार करूंगा। हमला तुम करो, अंत मैं करूँ, शुरुआत तुम्हारी होगी, लेकिन अंतिम पासा मैं फेंकूं। बस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। खेलो, कितना खेलना चाहते हो, तुम जितना खेलोगे उतना मजा आएगा, और खेलो। मैं इस आंदोलन को मैं अब तक इसे एक सामान्य रूप से लेना चाह रहा था। अब तक दर्जनों सैकड़ों आवेदनों को आप लोगों ने नौटंकी करके रख दिया मेरे और लोगों का। ये कहते हैं कि लोग क्यों लड़ते हैं दूसरे के लिए। मैं इसके संबंध में मैं 3 आदमी का नाम लेना चाहूँगा आज। एक राजीव शर्मा थे, वकील थे, अधिवक्ता थे। वो हमेशा कहते थे कि मनीष भाई, आप जिस आक्रामकता से बात करते हैं, जिस मिशन को चाहते हैं, कि जिस परिस्थितियों को चाहते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इसमें मैं आऊँगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, कुछ काम घर परिवार संसार का है जिसको निभाते हुए मैं कुछ समय के बाद आऊँगा और इस मुहिम में खुलेआम मैं साथ आपके रहूँगा। हालात ये रहा कि महज 1 से 2 हफ्ते के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जिस दौर से परेशानियों से वो निकलना चाह रहे थे, वही परेशानियां उनकी ज़िंदगी ले ली, क्योंकि वो चुप्पी में कुछ बातों को लेकर के चुपचाप चलना चाहते थे। और चुपचाप रहने का परिणाम यह हो गया कि अपने पीछे पत्नी 2 बच्चे को छोड़ करके चले गए। और क्या कर गए, जब बोलने का वक्त था तो वो कुछ न बोले। उसी तरीके से दूसरा आदमी संजीव लाला के नाम से आप सभी हाजीपुर वासी जानते हो, संजीव सिन्हा। कई बार, दर्जनों बार हम लोग बैठे हाजीपुर में अपराध गुंडई को लेकर, राजनीतिक स्वरूप को लेकर हजारों बार हम लोग बैठ करके चर्चा की। उनका भी कहना था थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ लोग इतने मजबूत हैं कि उनको हम कमज़ोर नहीं कर सकते, और उनकी मजबूती से हमारे समाज को बहुत नुकसान है, जिसको लेकर के हम लोग अभी बढ़ने की परिस्थितियों में नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कि हम लोग उन परिस्थितियों से भी निकलेंगे, जूझेंगे और एक बेहतर समाज निर्माण की तरफ अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी करेंगे। और हम ऐसे स्ट्रक्चरल स्वरूप में भी जाएंगे जो कि हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी सामाजिकताओं को मजबूत करने का काम करेगी। हालात ये हुआ कि संजीव लाला की भी उनके ही घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, और पुनः मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा कि कोई और युवा आएगा जो मुझे समझने का प्रयास करता है, लेकिन हिम्मत थोड़े से कुछ कामों की वजह से लटका हुआ है। कुछ समय बाद आएगा, लेकिन वो शायद अब कभी नहीं आना, अब आना ही नहीं है। और तीसरा नाम आता है राकेश यादव, कांग्रेस में थे, युवा नेता, हाजीपुर में हर घटनाओं के बाद आंदोलन के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा काम। मैं पत्रकारिता जगत में होकर के भी हत्याओं के विरुद्ध, जुर्म के खिलाफ मैंने कई बार आवाज़ उठाई, जिसमें वो हमेशा रहे। मैं उनको कहता था कि बड़ी राजनीति की तैयारी करिए, बड़ी आंदोलन की तैयारी करिए, क्योंकि प्रशासन जो खाकी वर्दी में लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, वो डराना चाहते हैं। वह राकेश यादव भी राजनीति और समाज नीति के चक्कर में फंस करके कि हम कुछ समय के बाद आपके साथ आएंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे, कहते रह गए। और कुछ क्षण के बाद ही, लंबे समय वार्ता होने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद राकेश यादव की भी हत्या हो गई और राकेश यादव इस दुनिया को छोड़ के चले गए।
तो इंतज़ार करते रहिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ हत्या हो रही है, रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह कि किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ के आवाज पुलिस पदाधिकारी के बनने का नेतृत्व काम में जो किया। नगर थाना हमारी संचालित